नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके थे और बचा हुआ चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करेंगे। तो आज हमारे यहाँ से शुरू होगा चैप्टर 3। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। हमने ऊपर के उदाहरण में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंकों को सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आलेख में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायों व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण करदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा, कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है। जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे किसे क्या मिलता है? आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवार कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से हैं। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सब से क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है, बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और ये उधार कर्जदाताओं की आलेख 2 देखो, शहरी परिवार द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक था। ये देखो, जो नीला दे रहा है वो अनौपचारिक स्रोत से ऋण की प्रतिशत और बैंगनी है औपचारिक स्रोत से ऋण का प्रतिशत। ये देखो, ठीक है। अमीर परिवार देखो ओनली 10% और समृद्ध परिवार 28% और कम संपत्ति वाले परिवार 53, गरीब है 85%। आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है, इसलिए बैंकों, सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों के अनौपचारिक स्रोतों पर से निर्भरता घटे।
दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेगा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणदार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणदार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणदार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखापढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरत है, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समय दिए जाने और ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणदार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणदार कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समय की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। गुजरात में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की बैठक। सारांश क्या है? इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक, अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समिति इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी हैं।
दोस्तों चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए वो समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। जोखिम वाली परिस्थिति में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, इसे ऋण जाल कहते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटे किसान का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास जमीन एक छोटा टुकड़ा है। मान लीजिए वह किसान खाद और बीज खरीदने के लिए कुछ रुपए उधार लेता है। जो उपज होती है उसके परिवार के भरण पोषण के लिए भी काफ़ी नहीं होती, इसलिए वह इस स्थिति में कभी नहीं आ पाता है कि खेत से उपजे अनाज को बेचकर अपना कर्ज चुका सके। यदि बाढ़ या सूखे से उसकी फसल तबाह हो जाती है तो उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस तरह से वह किसान कर्ज के कुचक्कर में फंस के रह जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या होती है। मान लीजिए कि कोई छात्र अपनी पुरानी किताबों को बेचकर उसके बदले गिटार लेना चाहता है। यदि वह वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशना होगा जो अपने गिटार के बदले उसकी किताबें लेने को तैयार हो जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि वह छात्र अपनी किताब मुद्रा के बदले में बेच लेता है तो फिर वह आसानी से उन पैसों से गिटार खरीद सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाती है। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं। वह लोग जिनके पास अतिरिक्त मुद्रा होती है, वह अपने अतिरिक्त धन अर्थात बचत का बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक उनसे यह धन जमा खातों के रूप में स्वीकार करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है, वैसे लोग बैंक जाते हैं। यदि उन्हें औपचारिक चैनल से ऋण लेना होता है, बैंक अपने पास जमा राशि से ऐसे लोगों को ऋण मुहैया कराता है। इस तरह से बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों, ज़रूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 10 रुपये के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। 10 रुपये के नोट पर निम्न पंक्तियाँ लिखी होती हैं। मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस कथन के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर का दस्तखत होता है। यह कथन दर्शाता है कि रिजर्व बैंक ने उस करेंसी नोट पर एक मूल्य तय किया है जो देश के हर व्यक्ति और हर स्थान के लिए समान होता है। भारतीय कानून के अनुसार रिजर्व बैंक के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून रुपये का विनिमय का माध्यम जैसे इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। हमें भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों का विस्तार करने की आवश्यकता है। क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए, क्योंकि इनकी ब्याज दर ज़्यादा होती है, उधारकर्ता को अधिक लाभ नहीं होता है। देश के विकास के लिए सस्ता और सस्ता ऋण आवश्यक है। बैंकों और सहकारी समितियों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ऋण में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। स्वयं सहायता समूह का गठन वैसे गरीबों के लिए किया जाता है जिनकी पहुंच ऋण के औपचारिक स्रोतों तक नहीं है। कई ऐसे कारण हैं जिनसे ऐसे लोगों को बैंक या सहकारी समिति से ऋण नहीं मिल पाता है। ये लोग इतने गरीब होते हैं कि अपनी साख को सिद्ध नहीं कर पाते। इनके द्वारा लिए गए ऋण की राशि इतनी कम होती है कि ऋण देने में आने वाले खर्चे की वसूली भी नहीं हो पाती। अशिक्षा और जागरूकता के भाव से उनकी समस्या और भी बढ़ जाती है। स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों को छोटा ऋण देती है ताकि उनकी आजीविका चलती रहे। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों में ऋण अदायगी की आदत भी डालती है। 7 क्वेश्चन है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनकी ऋण अदायगी क्षमता विश्वसनीय नहीं होती है तथा उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति भी नहीं होती है, जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं। यदि बैंक इन लोगों को ऋण दे दे तो उसे ऋण को वापसी भी नहीं होगी, जिससे बैंक के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। बैंक तभी चल सकते हैं जब उन्हें ऋण वापसी के साथ साथ ब्याज भी मिले, परंतु ऐसे लोगों को ऋण देने से उसे दोनों प्रकार के भुगतान प्राप्त नहीं होते हैं।
8th क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है? यह जरूरी क्यों है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए नीति निर्धारण का काम करता है। बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालते हैं, इसलिए बैंकिंग सेक्टर के लिए सही नियम और कानून की जरूरत होती है। बैंकों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करके रिजर्व बैंक न केवल बैंकिंग फाइनेंस को सही दिशा में ले जाता है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलने में मदद करता है। 9th क्वेश्चन है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विकास में ऋण की अहम भूमिका होती है। ऋण के माध्यम से लोगों की आय बढ़ सकती है, जिससे बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों की पूर्ति के लिए सस्ती दरों पर कर्ज ले सकें। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। इस तरह ऋण से लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। उद्योगों और कृषि का विकास होने से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे देश का विदेशी व्यापार भी बढ़ता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 10th क्वेश्चन है, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। अपनी संपत्ति और तमाम किस्म के कागजातों के आधार पर मानव को यह तय करना पड़ेगा कि उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से। ऋणाधार की गैर मौजूदगी के कारण गरीब परिवार बैंकों से ऋण ले पाने में असमर्थ होते हैं, जबकि साहूकार, जो इन कर्जदारों को निजी स्तर पर जानते हैं, बिना ऋणदार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर कर्जदार पुराना बकाया चुकाए बिना नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ब्याज की दर के आधार पर मानव ऋण लेने के निश्चय कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इलेवन क्वेश्चन हमारा, भारत के 80% किसान छोटे किसान हैं, जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। क्या है? बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं? क्योंकि छोटे किसानों के पास ऋणदार की कमी होती है। क्या है? वे दूसरे स्रोत कौन है जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? साहूकार, महाजन, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार और दोस्त आदि होते हैं। ग है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। यदि कोई छोटा किसान ऋण ले भी लेता है तो उसके खेत की उपज इतनी नहीं होती कि फसल बेचकर वह अपना परिवार भी पाल ले और ऋण भी चुका कर पाए। यदि कोई प्राकृतिक विपदा आए और उसका फसल बर्बाद हो जाता है तो किसान की मुसीबत और भी बढ़ जाती है। ऐसे में किसान को और मुसीबतों में पड़ जाता है। गह सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह का गठन करके छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान पढ़ने हैं हमें। पहला है डैश, परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। तो गरीब परिवार, किसकी बात करेंगे? गरीब परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। ख है डैश, ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। ऊंची ऋण, क्या लिखोगे? ऊंची ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। नेक्स्ट है डैश ग, केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, क्या लिखोगे? भारतीय रिजर्व बैंक। ग है डैश पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। नेक्स्ट है डैश, संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकाता नहीं हो जाता। तो इसमें आएगा जमीन का टुकड़ा संपत्ति है। तो सभी में दोबारा रिवाइज कर रही हूँ मैं। फर्स्ट में आएगा गरीब परिवारों की, नेक्स्ट में आएगा ऊंची ऋण की लागत, ग में आएगा भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, घ में आएगा बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, जमीन का टुकड़ा संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है। ठीक है दोस्तों,
ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। 13 क्वेश्चन। सही उत्तर का चयन करें। क्या है? स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा? सदस्य द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? बैंक है, सहकारी समिति है, लेकिन नियोक्ता नहीं है। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आएगा सदस्य द्वारा, इसमें आएगा नियोक्ता। तो इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन देखे हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। तो थैंक यू।